हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल 2 में। और यहाँ पर इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के सिविक्स का चैप्टर नंबर 1। और ये चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या कहता है, कौन सा चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1? चैप्टर नंबर 1 है हमारा ऑन इक्वालिटी। यानी कि ये जो चैप्टर है इसमें हमें इक्वालिटी के बारे में बात करना है कि भाई इक्वालिटी जो चीज होती है, समानता होती है, उसके बारे में समझेंगे। और यहां पर हम दो चीजों को समझेंगे। पहला, जो हमारे देश का कानून है, लॉ, वो क्या कहता है इक्वालिटी के बारे में, हमारे देश में कानून किस तरीके से बनाया है गया है इक्वालिटी को लेकर। और एक और चीज देखने वाले हैं, और वो ये है कि जो हमारा रियलिटी है, रियलिटी कहने का मतलब कि जो आज के समय में समाज है, क्या समाज में सच में सभी लोग इक्वल हैं? क्या सच में सभी लोगों को इक्वालिटी मिलती है हर एक जगह पर, और कहां नहीं मिलती है, किस तरीके की परेशानियां हैं, इन सभी चीजों को यहां पर हमें समझना है। यानी इक्वालिटी तो लॉ में ला दिया गया कि सभी लोग बराबर होंगे, लेकिन क्या रियलिटी में उसका इंप्लीमेंटेशन 100% हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। अब इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन में यहां पर बताया गया है कि भाई आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर बताया गया कि भाई क्लास 6 के बुक में आपने क्या देखा था, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि भाई इंडिया जो है उसके कुछ खास फीचर्स हमने देखे थे, कुछ खास एलिमेंट देखे थे। उसमें एक था क्या कि भाई लोगों का पार्टिसिपेशन हो, कन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन हो जाए, इक्वालिटी हो लोगों के बीच में, सभी लोगों को जस्टिस मिले। इस तरीके की चीजें क्लास 6 में आपने पढ़ी हैं। लेकिन यहां पर हम उन सभी फीचर्स में से एक फीचर की बात करेंगे, कौन सी? इक्वालिटी की। समझ गए? और उसके इस चैप्टर में एग्जाम्पल के जरिए बहुत सारी चीजें हम समझेंगे इक्वालिटी के बारे में। तो आइए हम चैप्टर शुरुआत करते हैं। आप समझ गए कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, समझना क्या है। तो यहां पर देखिए, आप जब देख रहे हैं इस चैप्टर की शुरुआत को, तो यहां पर एक लाइन लगा हुआ है लंबा सा। लंबे से लाइन में काफी सारे लोग खड़े हैं। यहां पर मेरे पास एक पेज खुला है, किताब में वैसे दो पेज एक साथ पूरा लंबा सा लाइन दिखाया गया है। यहां पर अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के लोग एक साथ एक ही लाइन में खड़े हैं। जैसे एक लेडी खड़ी है, मंजीत कौर, जो कि एक टीचर है। तेज सिंह क्या है, ट्रेडर है, ये भी इसी लाइन में है। स्टूडेंट भी इसी लाइन में है। डोमेस्टिक वर्कर, या फिर आगे नेक्स्ट पेज अगर हम देखें तो यहाँ पर आर्टिस्ट, या फिर इसके अलावा हाउसवाइफ, कंसल्टेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर, मीडिया पर्सन, अनएम्प्लॉयड और इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी लोग एक लाइन में खड़े हैं। किस लाइन में? ये सभी लोग एक लाइन में खड़े हैं, जो लाइन है हमारे देश में होने वाले चुनाव में वोट डालने के लिए। यानी कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जब चुनाव होगा, सरकार बनाने की बात आएगी, तो हमारे देश में सभी लोग क्या हैं? इक्वल हैं, सभी लोग बराबर हैं। ये तो बात हो गई देश की कि भाई अगर सरकार बनानी है, सरकार के कानूनों की बात करें, संविधान की बात करें, तो वो क्या कहता है कि देश के सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोगों को बराबर अधिकार है, बराबर सम्मान है, बराबर वैल्यू है, बराबर उनको पावर है, सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, किसी कास्ट से हो, किसी धर्म से, किसी भी तरीके से। तो इसी लाइन के ऊपर एक छोटी सी कहानी आपको दी गई है। अब इस कहानी के जरिए कुछ बातें समझाने की कोशिश की गई है। तो यहां पर एक लेडी है कांता, और उसकी दोस्त है सुजाता, दोनों इस लाइन में खड़े हैं। तो यहां पर कांता जो है वो कहती है कि देखो, हम ये कितनी अच्छी बात है कि हम सभी लोग एक ही लाइन में खड़े हैं, और हमारे बॉस जो हैं, जो जैन सर हैं, जॉन जैन साहब है, जिनके पास कांता काम करती है, वो भी इसी लाइन में खड़े हैं। वो इतने बड़े आदमी हैं फिर भी खड़े हैं। तो यहां पर कांता जाती है, वोट डालती है, और कहती कि मैं एक ऐसे आदमी को वोट दूंगी, ऐसे कैंडिडेट को वोट दूंगी जिसने मेरे इलाके में पाइप वाटर लाने का, यानी जो वाटर सप्लाई होता है उसको लाने का वादा किया था, उसको मैं वोट दूंगी। वो जाकर वोट दे भी देती है। इसके बाद उसके जो बॉस हैं वो चले जाते हैं, कांता भी अपने घर जाने लगती है। लेकिन कांता की जो बेटी है उसको बुखार रहता है, उसकी तबीयत खराब रहती है। तो वो जाती है अपने साहब के घर, ताकि वहां पर वो काम जो है उस काम को खत्म कर सके, ताकि, और इसके साथ ही कुछ पैसे एडवांस में मांग सके। किस लिए पैसे एडवांस में मांग रही है? क्योंकि उसको अपनी बेटी का इलाज कराना है। अब इसलिए वो गई अपने बॉस के घर। बॉस के घर जाने से पहले क्या करती है? अपनी बेटी को दवाइयां देती है, और कहती है कि शाम में हम क्या करेंगे, जाएंगे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में। अब यहां पर आगे कांता बाहर निकलती है तो देखती है कि देखो, मेरा जो मोहल्ला है ना, मेरा जो पूरी गली है, मेरा जो इलाका है, वो कितना गंदा है, और इसी वजह से क्या होता है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं। मेरी भी बेटी जो है गुड्डी, वो इसी वजह से बीमार हो गई है।
तो यहां पर आगे कांता जाती है, काम करती है और वो अपने बॉस से क्या मांगती है, एडवांस मांगती है पैसे। और वहां पर कहती है, उसके बॉस द्वारा कहा जाता है कि नहीं नहीं ले लो तुम, लेकिन इसको आदत मत बनाना। इसके बाद आगे क्या होता है, आगे जो है कांता जाती है हॉस्पिटल में। किस हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। तो वहां जब वो जाती है और देखती है सिचुएशन को, तो वहां सोचती है कि देखो, हम लोग वोट देने के लिए तो एक साथ लाइन में खड़े थे, चाहे वो अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर एक हाउस वर्कर हो, सभी लोग क्या थे, एक लाइन में खड़े थे। लेकिन जब यहां पर इलाज की बात आई, तो इलाज में मुझे यहां पर लाइन लगाकर खड़े होना पड़ रहा है सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन मेरे बॉस को तो ऐसी स्थिति देखनी नहीं पड़ती होगी। मेरे बॉस तो आराम से चले जाते होंगे कहां पर, हमारे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां पर उनका इलाज बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी हो जाता होगा। तो यहां पर जो उसके मन में इक्वालिटी वाली फीलिंग चल रही थी, इक्वालिटी वाली बातें चल रही थी, वो एक तरीके से यहां पर उसको शक होने लगा कि यार सच में क्या हम लोग इक्वल हैं। तो यहां पर आपने एक तरीके की अनइक्वालिटी देखी, यानी देखा कि लोग इक्वल नहीं है। किस मामले में, यहां पर बात है रिच और पुअर की, यानी अमीर और गरीब के बीच में जो फर्क है, उसकी यहां पर आपने उसका एक एग्जाम्पल देखा कि भाई देखिए, हमारे देश में कानून तो कहता है कि सभी लोग बराबर हैं, लेकिन जब रियलिटी में हम आते हैं तो अमीर और गरीब में आपको इक्वालिटी वाला फीलिंग या फिर इक्वालिटी वाला चीज देखने को नहीं मिलता है। आपको लोगों के बीच में फर्क देखने को मिल जाता है, लोगों के बीच में भेदभाव देखने को मिल जाता है। समझ गए, एक एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के मेन टेक्स्ट के ऊपर और बारी बारी से सभी जो चीजें हैं जो कि आपके चैप्टर में आपको बताई गई हैं उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। यहां पर सबसे पहले आता है टॉपिक इक्वल राइट टू वोट, जिसके बारे में हमने बात किया कि भाई देखिए, जो वोटिंग है उसमें सभी लोगों को इक्वल अधिकार है। तो यहां पर यही है कि जो कांता है वो लाइन में खड़ी है अपना वोट देने के लिए, और वहां पर और भी लोग खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को रिकॉग्नाइज कर देती है, छोटे लाल उसका पड़ोसी है जो भी उसी लाइन में खड़ा है। और जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया क्या है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जितने भी एडल्ट होते हैं जो कि एक खास एज को पार कर जाते हैं, जैसे इंडिया में 18 ईयर्स है, अगर आप 18 साल से ऊपर चले गए तो आप चुनाव में जाकर वोट डाल सकते हैं। समझ गए, तो जितने भी एडल्ट हैं जो कि 18 साल से ऊपर हैं, वो इंडिया में वोट दे सकते हैं, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो, चाहे कितना भी उनका एजुकेशन हो, कोई भी कास्ट के हो, या फिर वो रिच हो, पुअर हो, अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, वो उनको वोट देने का अधिकार हमारा संविधान देता है, हमारी सरकार देती है। समझ गए, इसके बारे में आपने पढ़ लिया है क्लास 6 में। और ये जो चीज है कि सभी लोगों को वोटिंग देने का अधिकार मिलेगा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, उनकी उम्र के बाद, इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 3 शब्द हैं यहां पर। एडल्ट मतलब आप समझ गए, जो कि एडल्ट हो गया है। यूनिवर्सल का मतलब कि भाई सभी लोगों को, और इसके अलावा फ्रेंचाइज यानी कि वोटिंग का अधिकार। इस तरीके से आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, यानी सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा जो एक खास एज को पार कर चुके हैं। और जितनी भी वर्ल्ड में डेमोक्रेसीज हैं, चाहे इंडिया की बात करें, यूएसए की बात करें, कोई भी डेमोक्रेसी है, वहां पर ये एक तरीके का बेसिक फीचर होता है कि भाई सभी लोगों को आपको ये अधिकार देने होंगे अगर आप अपना देश को डेमोक्रेटिक कहना चाहते हैं तो। समझ गए, अब ये जो आइडिया होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कि भाई सभी लोगों को वोटिंग अधिकार मिलना चाहिए, चाहे उनका कोई भी बैकग्राउंड हो, ये बेस्ड होता है इक्वालिटी के आइडिया पर कि हम सभी लोगों को अपने देश में इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। अब भाई सभी लोगों को वोटिंग अधिकार दे रहे हैं, उसका क्या मतलब हुआ कि सभी लोग बराबर हैं, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, अगर सभी लोगों को एक बराबर हम अधिकार दे रहे हैं सरकार चुनने का, तो क्या है, हम सभी लोगों को कह रहे हैं कि भाई तुम सभी इक्वल हो, तुम में कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो हमारा संविधान और हमारी सरकार जो है वो लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करती है, सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करती है। समझ गए, यही चीज की इसका सीधा मतलब यही हुआ कि हमारा देश का जितना भी एडल्ट हैं, वो उनका कोई भी वेल्थ हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, उन सभी को एक वोट मिलता है और उनका वोट का वैल्यू इक्वल होता है। और कांता जो है इस बात से काफी खुश है क्योंकि उसको इक्वल पावर मिला है, इक्वल वैल्यू मिला है जितना कि सभी लोगों को मिल रहा है, क्योंकि उसके पास एक वोट है। लेकिन जैसे जैसे उसका दिन आगे बढ़ता है, कांता जो है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने रियलिटी को लेकर, इक्वालिटी को लेकर काफी लेस सर्टेन, काफी उसके मन में डाउट आने लगते हैं, विश्वास नहीं होने लगता। उसका रीजन ये है कि देखिए, वो एक स्लम में रहती है,
उसके घर के पीछे ड्रेन बहता है, यानी बड़ी सी नाली बहती है। उसकी बेटी बीमार है और वो छुट्टी भी नहीं ले सकती है क्योंकि वो उसको जाना है अपने बॉस के यहाँ, जो कि मैंने कहानी आपको बताया वही चीज़ कहानी है, मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो वहां पर जाती है, वहां पर जाकर क्या करती है, उनसे पैसे मांगती है और वहां पर जब वो थक जाती है दिन भर काम करने के बाद, वो फिर जाती है अपनी बेटी का इलाज कराने, जहां पर उसको लंबे लाइन में लगकर इलाज कराना होता है। तो ये एक तरीके से हॉस्पिटल का लाइन होता है जहां पर गरीब लोग खड़े होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो आते हैं इलाज कराने। और यहां पर वो सोचती है कि क्या ये चीज हमारे बॉस को भी देखनी पड़ती है जो कि काफी अमीर हैं। तो यही चीज एक कहानी के जरिए आपको समझाई गई, एक तरीके की अनइक्वालिटी, यानी पैसे के मामले में, अमीर गरीब के मामले में हमने देखा कि रियलिटी में क्या है, अनइक्वालिटी है, लोगों के साथ भेदभाव होता है। अब इसके बाद बारी आती है दूसरे तरीके के इक्वालिटी की। हमने इक्वालिटी की तो बात कर ली कि भाई वोटिंग में इक्वालिटी मिलती है, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल भी देखा कि अनइक्वालिटी कैसे होता है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल्स देखेंगे और समझेंगे कि समाज में कितने कौन कौन से तरीके हैं जिनके वजह से या फिर जिस तरीके से अनइक्वालिटी होती है। अब देखिए यहां पर बात करें तो कांता जो है उन बहुत सारे लोगों में से है जो कि डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं और जिनके पास वोट देने का अधिकार है, लेकिन उनका जो लिविंग और वर्किंग कंडीशन है वो इक्वल से काफी अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखिए कुछ लोगों का लिविंग कंडीशन बहुत अच्छा है, बहुत अमीर है, कुछ लोगों का बहुत ही खराब है। तो देखिए हमने देखा कि अमीर गरीब का तो फर्क है हमारे समाज में, लेकिन इसके अलावा और भी तरीके के फर्क हैं, और भी तरीके के भेदभाव हैं, या फिर और भी तरीके से लोगों के साथ भेदभाव होता है, वो उनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। नीचे यहां पर दो स्टोरीज हम पढ़ने वाले हैं जिसके जरिए इन चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो स्टोरीज हैं एक तरीके से रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड हैं, यानी असल में असली कहानी पर ये बेस्ड हैं, जो कि आपके सामने यहां पर जिन स्टोरीज को रखा जा रहा है, समझ गए। और इन स्टोरीज के जरिए हम अलग अलग तरीके के इनइक्वालिटीज को देखेंगे, समझेंगे, जो कि इंडिया में मौजूद है। अब यहां पर आगे बात करें तो यहां पर एक तरीके की इनइक्वालिटी है हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में, और वो है कास्ट सिस्टम। यानी कि कास्ट के आधार पर, जात के आधार पर भेदभाव जो है वो हमारे देश में होता है, और बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़े स्तर पर होता है। आज अगर आप शहरों में रह रहे हैं तो आपको उतना पता नहीं चलता होगा, लेकिन अगर गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा कि भाई कास्ट सिस्टम क्या चीज होती है, कास्ट जात क्या चीज होती है। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो रखता है और बहुत ज़्यादा आपके लिए या फिर आपके आसपास के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए। तो इसी कास्ट सिस्टम के ऊपर जो बेस्ड भेदभाव है उसकी अब हम बात करने वाले हैं। तो अभी मैंने क्या कहा, अभी तुरंत मैंने कहा कि भाई देखिए अगर आप गांव में रहते हैं तो आप जानते हैं कि कास्ट सिस्टम क्या होता है, कास्ट सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कास्ट सिस्टम के ऊपर भेदभाव होते हैं तो कैसे होते हैं। गाँव वाले लोगों को बहुत ज़्यादा ये चीज़ के बारे में जानकारी होगी। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं, शहर में उतनी ज्यादा आपको भेदभाव कास्ट सिस्टम के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। लगेगा कि यार कास्ट सिस्टम नाम का कुछ चीज होता ही नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि शहरों में भी जो एजुकेटेड लोग भी होते हैं वो भी कास्ट सिस्टम पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, कास्ट को बहुत ज्यादा मानते हैं। जैसे अगर आप बात करें तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे गए हैं, और ये मैट्रिमोनियल एड्स हैं, यानी शादी के लिए एड्स हैं। तो यहां पर क्या है, आपको अलग अलग तरीके के कास्ट के बारे में बात की गई। जैसे तमिल ब्राह्मण चाहिए, तमिल ब्राह्मण क्या है, कास्ट है। इसके अलावा गुप्ता बॉय, ये क्या है, कास्ट है। इसके अलावा बात करें तो यहां पर आगे बात की है कास्ट नो बार, ये एक तरीके से कास्ट नो बार तो लिखा गया, लेकिन एससी और एसटी एक्सक्यूज, यानी भाई एससी एसटी नहीं चलेंगे। ये क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि लोग भले ही एक तरीके से बाहर दिखाते हैं कि भाई कास्ट सिस्टम नहीं है या फिर कास्ट को नहीं मानते हैं, लेकिन जब बात आती है शादी की या फिर दोस्त बनाने की, रिश्तेदारी बनाने की, इस तरीके की चीजों की, तो शहरों में भी अभी भी आपको कास्ट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर आगे बात करते हैं। आगे यहां पर पहली स्टोरी आती है। पहली स्टोरी है एक बच्चे के बारे में, एक दलित चाइल्ड के बारे में जो कि स्कूल जाता है। अब यहां पर आपने दलितों के बारे में पढ़ लिया था क्लास 6 के बुक में, और दलित एक शब्द है जो कि भारत में जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब दलित का मतलब होता है ब्रोकन,
ब्रोकन मतलब टूटा हुआ या फिर कमजोर, इस तरीके से। तो ये जो वर्ड है दलित लोग यानी जो नीचे कास्ट के लोग हैं वो खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी स्थिति को दिखा सकें कि भाई हम लोग किस तरीके से जी रहे हैं और किस तरीके से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। समझ गए? और ऐसा नहीं है कि भेदभाव होता था, आज भी हम देखेंगे सोसाइटी में तो दलितों के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है और आज भी ये प्रॉब्लम काफी सीरियस प्रॉब्लम है और जिसको कि जल्दी से खत्म करने की जरूरत है। अब यहां पर कहानी यह है कि एक राइटर थे, मतलब हैं अभी भी, उनकी कहानी लिखी गई है। दलित राइटर हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी यानी अपने जीवन की कथा लिखी, अपनी कहानी लिखी, जिसका नाम था जूठन। इसमें वो लिखते हैं कि जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल में मुझे दूसरे बच्चों से दूर बैठाया जाता था और वो भी दूसरे बच्चे मैट पर बैठते थे और मैं जमीन पर बैठता था। और यहां पर कई बार क्या होता था कि मुझे सभी लोगों से दूर दरवाजे के पास बैठाया जाता था और कई बार बच्चे मुझे बिना रीजन के पीट भी दिया करते थे, बिना किसी रीजन के मारपीट कर देते थे। और जब वो एक बार क्लास 4 में थे तो उनको हेडमास्टर ने क्या किया कि भाई आप क्या करो ना, यानी किसको, जो राइटर हैं उनको, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा कि पूरा स्कूल और पूरा प्लेग्राउंड आपको साफ करना है। और प्लेग्राउंड जो था वो बहुत ही बड़ा था और उनकी एक तरीके से शरीर में उतनी ताकत नहीं थी कि पूरे प्लेग्राउंड को वो अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें और सफाई कर सकें। लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से शुरू किया और काम करते करते उनका पूरा बॉडी दर्द करने लगा, साथ में उनके पूरे चेहरे पर डस्ट आ गया, डस्ट उनके मुंह के अंदर भी चला गया। और वहीं जो दूसरे बच्चे थे क्लास में वो पढ़ रहे थे और वो ये जो राइटर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि ये सफाई कर रहे थे। जो हेडमास्टर थे वो अपने रूम में बैठकर देख रहे थे और यहां तक कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को सफाई करने के दौरान पानी भी तक भी पीने नहीं दिया गया और उन्होंने पूरे दिन क्या किया, सफाई किया। डोर्स, विंडोज, स्कूल रूम, स्कूल के जो फील्ड था वो सभी चीजें की और जो जितने भी टीचर थे, जो बॉयज थे, जो स्टूडेंट थे, सभी इस पूरे नज़ारे को देख रहे थे। और ओम प्रकाश जो थे उनको स्कूल और प्लेग्राउंड को कई दिनों तक साफ करने के लिए कहा गया और करवाया गया। इसका अंत तब हुआ जब ओम प्रकाश वाल्मीकि के फादर एक बार उस रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने देख लिया कि उनका बेटा जो है वो सफाई कर रहा है, बल्कि पढ़ाई उसको करना चाहिए लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, सफाई कर रहा है। तो इस चीज से वो देखकर काफी गुस्सा हुए और स्कूल में आए टीचर्स के साथ कन्फ्रंट किया, हेडमास्टर के पास गए और वहां पर चिल्लाकर बोले कि देखो तुम टीचर हो, टीचर की तरह बिहेव करो, ऐसा ये गलत बात है और अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन ये याद रखना मास्टर जी कि ये बच्चा यहीं पढ़ेगा और इसके साथ और भी बच्चे आएंगे जो कि पढ़ेंगे और तुम कुछ करने नहीं पाओगे। ये उस समय की आप कहानी देखिए कि किस तरीके से भेदभाव हुआ एक छोटे से बच्चे के साथ। और वो बच्चा किस क्लास में है, 4th क्लास में है। आप समझ सकते हैं कि 4th क्लास का बच्चा कितनी उम्र का होता है, 10 साल 12 साल का होता है। तो उस समय में इस बच्चे के साथ कितना बुरा बर्ताव किया गया। और ये क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक तरीके का भेदभाव है कि भाई तुम हो जो है ना, तुम नीची कास्ट के व्यक्ति हो, तुमको ये काम करना चाहिए, तुम कहां पढ़ने आ गए, इस तरीके का सिर्फ भेदभाव के कारण। ऐसा नहीं था कि उस बच्चे ने कुछ क्राइम किया था या गलती की थी, कुछ नहीं, वो सिर्फ नीची कास्ट का था, बस इतना उसका गलती था या फिर इतना उसका प्रॉब्लम था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्टोरी देखते हैं। दूसरा स्टोरी जो है वो किसी गांव में या फिर छोटे इलाके में नहीं हुआ बल्कि एक बड़े शहर में हुआ है। और यहां पर बात करें, और इस तरीके के इंसिडेंट काफी ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक खास इंसिडेंट नहीं है, ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। और ये स्टोरी है एक पति पत्नी के बारे में, और वो पति पत्नी है मिस्टर और मिसेस अंसारी। तो नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि ये लोग जो हैं ये मुस्लिम हैं। अब ये लोग जो थे शहर में आए थे नए नए और ये अपार्टमेंट खोज रहे थे भाड़े पर लेने के लिए ताकि वो अपना घर बसा सकें और रह सकें यहाँ पर। उनके पास पैसे भी थे तो उनके लिए भाड़ा देना कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनको पैसे देना कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो गए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास कि उनको घर दिला दिया जाए। वो डीलर जो था उसके पास कुछ थे देखने के लिए जगह जहां पर भाड़े पर घर मिल सकता था, रेंट पर घर मिल सकता था। तो वहां पर गए, अलग अलग इलाके को देखा, पहला जो अपार्टमेंट था उसको देखा, सब चीज कर लिया। जो हस्बैंड वाइफ थे अंसारीज, उन्होंने क्या किया, उसको पसंद भी कर लिया कि हाँ हाँ हम इसको ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उस अपार्टमेंट की मालकिन को यह पता चला कि इनका नाम क्या है, तब वो मालकिन जो थी वो एक तरीके से एक्सक्यूज करने लगी, नहीं 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 हम नहीं देते हैं, हम दूसरे लोगों को नहीं देते हैं, भाड़े पर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप लोग मीट खाते हैं इसलिए हम लोग नहीं देंगे, तो मीट खाने वाले लोगों को नहीं देंगे, हम लोग वेजिटेरियन हैं।
और सिर्फ वेजिटेरियन लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन ये जो लोग थे दोनों, अंसारी पति पत्नी और साथ में जो प्रॉपर्टी डीलर था, ये दोनों सरप्राइज हो गए, एकदम हैरान हो गए। किस वजह से? क्योंकि बगल वाले घर से ही, बगल वाले कमरे से ही फिश के कुकिंग का स्मेल आ रहा था, यानी मछली पकने का स्मेल आ रहा था। अब जब ये चीज हुआ तो वो गए, दूसरा अपार्टमेंट उन्होंने देखा, तीसरा देखा, बहुत सारे अपार्टमेंट उन्होंने देखे। सभी जगहों पर उनको इसी तरीके का रिस्पांस मिला। इसी तरीके से उनको क्या हुआ, एक तरीके से मना कर दिया गया कि भाई आपको अपार्टमेंट भाड़े पर नहीं दिया जाएगा। फाइनली जो प्रॉपर्टी डीलर था उन्होंने कह दिया कि भाई आप लोगों को घर नहीं मिल पाएगा, मुश्किल है। आप लोग क्या कीजिए ना कि आप लोग अपना नाम कर लीजिए और आप लोग अंसारी के जगह मिस्टर एंड मिसेस कुमार खुद को कहना शुरू कर दीजिए। जो अंसारी थे वो काफी रिलक्टेंट थे ऐसा करने से, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग खोजेंगे और घर खोजेंगे और हम लोग अपना नाम के साथ ही रहेंगे। तो 1 महीने खोजने के बाद उनको एक ऐसी लैंड लेडी मिली, ऐसा घर मिला जहां पर उनको रेंट पर घर मिल गया, जहां पर रेंट करने के लिए उनको जगह मिल गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भाई कितना ज्यादा उनके साथ भेदभाव हुआ था। अब यहां पर आगे कुछ सवाल इस तरीके से पूछे गए हैं कि भाई व्हाई डू यू थिंक द अंसारीज वेयर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली, क्यों? आंसर दीजिए, कमेंट में बताइए, आंसर करिए क्यों। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर वाली कहानी से, व्हाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली बाय हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स, इसको भी आप आंसर करिए, कमेंट में बताइए। यहां पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी चैप्टर का, जो कि है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी क्या होता है? डिग्निटी का मतलब क्या होता है? डिग्निटी का मतलब आप एक तरीके से आत्मसम्मान, रिस्पेक्ट या फिर इज्जत आप कह सकते हैं कि भाई मेरा आत्मसम्मान, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो हम कह सकते हैं डिग्निटी के रूप में कि भाई देखिए मेरा डिग्निटी है, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा इज्जत है, मैं वहां कैसे चला जाऊं, मैं उस लड़के से कैसे बात कर लूं, मेरा डिग्निटी है। इस तरीके से आपने सुना होगा कि किसी ने मेरे डिग्निटी को ठेस पहुंचा दिया। अगर कोई आपको गाली दे देता है तो इसका मतलब कि उसने आपने डिग्निटी को ठेस पहुंचाया, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाया। एग्जाम्पल। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे यहां पर बात करें तो आगे कहा जा रहा है कि देखिए अभी तक तो आप ये समझ गए होंगे कि आप के लिए या फिर आपके आसपास जो भारत में समाज है उसके लिए कास्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, और कास्ट की वजह से भेदभाव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा होता है। अब यहां पर देखिए आप जिस कास्ट में बॉन्ड लेते हैं, यानी जिस कास्ट में आपका जन्म होता है, जो धर्म आप फॉलो करते हैं, जिस क्लास बैकग्राउंड से आप आते हैं, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ये तय हो जाता है या डिसाइड हो जाता है कि किसके साथ अच्छा व्यवहार होगा, किसके साथ बुरा होगा। यानी कि आपका अगर कास्ट नीचा है तो आपके साथ भेदभाव होगा, आपका रिलीजन ऐसा है जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं, या फिर आपका दूसरा रिलीजन है तो आपके साथ भेदभाव होगा। आप मेल हैं तो आपका इज्जत होगा, फीमेल है तो आपको कई जगहों पर भेदभाव देखने को मिलेगा। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से लोगों को अनइक्वली ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ता है। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, जो अंसारी थे, उनको अनइक्वली ट्रीटमेंट क्यों मिला? क्योंकि उनका जो कास्ट था और रिलीजन था वो अलग था। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि का कास्ट अलग था, जो अंसारी थे उनका कास्ट अलग था। यानी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे वो नीची कास्ट के थे, यानी दलित थे, वहीं जो अंसारी थे उनका कास्ट दूसरा था, लोग दूसरे कास्ट के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक तरीके से भेदभाव कर रहे थे। यानी कि जब आगे बात की गई है कि जब किसी आदमी के साथ अनइक्वली ट्रीटमेंट होता है तो वहां पर क्या होता है कि उनकी डिग्निटी को वायलेट किया जाता है, डिग्निटी को ठेस पहुंचाया जाता है। मैंने बताया कि डिग्निटी का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, कि भाई आप खुद को कैसे देखते हैं, भाई आप फील करते हैं कि आपको इज्जत मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सभी लोगों के लिए इज्जत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप किसी को अनइक्वली ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उस इंसान की इज्जत नहीं कर रहे हैं। समझ गए? तो यहां पर आगे कहा जा रहा है कि जो डिग्निटी था ओम प्रकाश वाल्मीकि का, अंसारी का, दोनों का डिग्निटी को वायलेट किया गया। क्यों? कैसे? क्योंकि उनको अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया, खराब तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया, उनको एक तरीके से पिक किया गया, उनको टारगेट किया गया, उनसे स्कूल साफ करवाए गए उनकी कास्ट की वजह से। और जो इस वाल्मीकि के स्कूल मेट थे, टीचर्स थे, उनकी डिग्निटी को बहुत बुरी तरीके से उन्होंने हर्ट किया और उनको ये फील करने पर मजबूर किया कि वो एक तरीके से दूसरे लोगों से कम है। कि भाई आप बताइए कि आपको कोई जबरदस्ती फील करवा रहा है कि तुम कमजोर हो, तुम सर झुका के रहो, तुम नीचे रहो, तुम पावरफुल नहीं हो, तुम कमजोर हो, तो ये क्या है? ये अच्छी चीज है? नहीं, बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। तो यहां पर आगे बात करें,
अगर उनके फादर नहीं आते इस पूरे सिचुएशन में, उनके फादर पूरे सिचुएशन को नहीं देखते, तो आगे भी ये जो प्रॉब्लम थी ये चलते रहता। अब यहाँ पर आगे एक और चीज़ कही गई है कि जो अंसारीज हैं उनका भी डिग्निटी हर्ट किया गया जब उनको अपार्टमेंट लीज पर या फिर रेंट पर देने से मना कर दिया गया। लेकिन जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे कहा कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उनके पास खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट था, खुद का डिग्निटी था, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग अपना नाम चेंज नहीं करेंगे, हम अपना नाम पर बहुत प्राउड हैं, बहुत इज्जत अपने नाम पर फील करते हैं। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है मेन एक तरीके से थीम कि भाई देखिए, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं या फिर अंसारीज हैं या फिर ऐसे और भी जो लोग हैं, वो डिजर्व नहीं करते हैं कि उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो। उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनको से उतना ही रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलना चाहिए जितना कि बाकी लोगों को मिलता है। अब यहाँ पर आगे देखिए, आपके बुक में यहाँ पर एक फोटो दी गई है। फोटो में आप क्या देख सकते हैं? एक मूवी का ये स्टोरी है। मूवी आपने अगर देखा होगा तो आप इसको पहचानेंगे। 1975 में एक मूवी आई थी दीवार। यहां पर जो लड़का होता है वो जूते पॉलिश करने का काम कर रहा होता है, जो हीरो होता है वो। अब वो जूते पॉलिश कर लेता है, तो जिस आदमी के जूते वो पॉलिश करता है, वो अपने जब पैसे देने की बारी आती है तो वो पैसे हाथ में नहीं देता है बल्कि फेंक देता है। तो ये लड़का कहता है कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता हूं, पैसे दीजिएगा तो हाथ में आप दीजिएगा। इसका मतलब क्या है? ये सीन क्या दिखाता है? ये सीन दिखाता है कि भले आप कोई भी काम कर रहे हो, बहुत ही छोटा ही काम क्यों ना हो, उस काम में कुछ डिग्निटी होती है, कुछ उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ इज्जत होता है जो कि लोगों को आपको देना चाहिए। समझ गए? यहां पर जो काम है वो रिस्पेक्टफुली होना चाहिए। उसने काम किया आपका, आप पैसे दे रहे हैं तो आप उसको रिस्पेक्टफुली इज्जत के साथ पैसे दीजिए, को सारे प्रॉब्लम दूर हैं, कोई तकलीफ नहीं है। समझ गए? अब यहां पर आगे बारी आती है अगले टॉपिक की, और वो है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। यानी जो हमारी भारतीय डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र है, उसमें किस तरीके से इक्वालिटी को देखा जाता है या फिर इक्वालिटी को लिखा गया है, उसको वैल्यू दिया गया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये चीज मैंने पहले भी कहा था कि भाई देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, वो भारत के सभी नागरिकों को इक्वल ट्रीट करता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं हमारे देश में, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, ट्राइब का हो, उसका कितना भी एजुकेशन हो, कितना भी पैसा हो, गरीबी हो, अमीरी हो, कुछ भी हो, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे देश में कानून ऐसा बन गया है तो हमारे देश में इनइक्वालिटी नाम की चीज ही नहीं है। अभी भी है इनइक्वालिटी, अभी तुरंत हमने कहा नहीं देखा, और आज भी, आज के समय भी इनइक्वालिटी मौजूद है। लेकिन इसका यहां पर, इससे हमें यह पता चलता है इस चीज को देखकर कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि हमारे देश में जो कानून है, कानून इक्वालिटी को वैल्यू देता है। यहां पर जो भेदभाव है उसको डिनाउंस करता है, उसको मना करता है, उस पर बैन लगाता है कि भाई देखिए, सरकार के तरफ से या फिर आपको जो नियम कानून है उसमें भेदभाव, इनइक्वालिटी, अनटचेबिलिटी, इस तरीके की चीजें सही नहीं कही गई हैं। समझ गए? यानी कि सभी लोगों को इक्वालिटी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सभी लोगों को वैल्यू मिलना चाहिए। तो ये चीज आप अगर आज देख रहे हैं, आज क्या है, हमारा देश में लोकतंत्र है, संविधान है, ये चीजें हैं। लेकिन आज की अगर आप बात करते हैं 100 साल पहले, आज के 200 साल पहले बात करते हैं, तो उस समय जो इस तरीके के संविधान थे ही नहीं। तो उस समय जो लोग थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन रोकने का कोई तरीका ही नहीं था। बहुत बड़े स्तर पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, लोग जैसे चाहते थे वैसे डिस्क्रिमिनेट कर देते थे। और आज अगर हम देखें तो आज बहुत तरीके से काम हुए हैं, बहुत तरीके से चीजें हुई हैं ताकि लोगों को डिग्निटी, इक्वल ट्रीटमेंट, सभी चीजें मिल सकें, सभी लोग खुशी खुशी अच्छी तरीके से डिग्निटी के साथ रह सकें। अब यहां पर देखिए, यहां पर आगे बात कही गई है, दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो संविधान हमारा कैसे इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, संविधान में ऐसी क्या बातें की गई हैं, तो कुछ मुख्य पॉइंट, कुछ मुख्य बिंदु यहां पर लिखी गई है जिसको मैं आपको समझा रहा हूं। तो पहला तो यह है कि भाई हमारे देश में सभी लोग इक्वल हैं कानून के सामने, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, चाहे कास्ट, धर्म, रिलीजन, लैंग्वेज, कुछ भी हो आपका, सभी लोग इक्वल होंगे। आप आदमी हैं, दूसरा आदमी है, दोनों इक्वल हैं, बाकी चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में
चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर कांता हो जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, उसको सेम कानून मानना है, उस किसी के लिए अलग कानून नहीं बनता है। दूसरा ये है कि कोई भी जो पर्सन है उसके खिलाफ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उसके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप भेदभाव करते हैं तो आपको जेल भी हो सकता है, आपको सजा भी हो सकती है, और कानून में इसके लिए बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारी चीजें बना कर रखी गई हैं। समझ गए? इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? हमारे देश में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को पब्लिक प्लेसेस का एक्सेस होगा। इसका मतलब क्या कि जितने भी प्लेग्राउंड हैं, होटल हैं, शॉप हैं, मार्केट हैं, उसमें आप किसी को भी एंटर करने से मना नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा कानून बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि क्योंकि पहले जमाना में यह होता था कि भाई कुछ ऐसे इलाके होते थे वहां पर जो कुएं होते थे कि भाई इस कुएं से जो पानी है ना वो सिर्फ ऊंची जात वाले लेंगे, दलित लोग नहीं लेंगे। तो ऐसे चीजें हमारे भारत में पहले होती थी, तो उसको खत्म करने के लिए, उसको हटाने के लिए ऐसे प्रावधान संविधान में डाले गए। इसके अलावा हमारे देश में सभी लोग जो हैं वेल्स, रोड, बाथिंग घाट सभी चीजें ले सकते हैं। आप किसी भी पब्लिक सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चाहे कोई होटल हो, कोई सिनेमा हॉल हो, कोई रोड हो, कुछ भी हो। इसके बाद लास्ट क्या है? अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड, यानी कि हमारे देश में अनटचेबिलिटी जो है उसको इलीगल घोषित कर दिया गया है। अनटचेबिलिटी होती क्या है? आप में से कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई देखिए, किसी व्यक्ति को भाई छूने से भी मना कर देना कि वो इतना खराब है, वो इतना गंदा है कि उसको आप छूना भी नहीं पसंद करते हैं। अब सोचिए क्या ऐसा हो सकता है? तो भाई ऐसा होता था क्या? अभी भी हो सकता है कि कहीं हो रहा हो, लेकिन हमारे देश के कानून ने इसको क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। और आप अगर ऐसा करते हैं या फिर कोई और करता है तो उसको सजा भी हो सकती है। तो अनटचेबिलिटी जो है उसको बैन कर दिया गया है। और क्या होता था इसमें कि भाई कुछ जो दलित वर्ग के कुछ खास लोग होते थे उनको छूने से भी मना कर दिया जाता था कि भाई इसका छुआ हुआ हम खाएंगे भी नहीं, इसका छुआ हुआ हम पहनेंगे भी नहीं, ये मेरे घर में नहीं आ सकता, मेरे कुएं से पानी नहीं पी सकता, ऐसी चीजें होती थी। अब यहां पर आगे बात करें, यहां पर बात आती है कि भाई सरकार ने क्या किया ताकि इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं, चीजें हैं, इनको खत्म किया जा सके या फिर रोका जा सके। तो सरकार ने 2 तरीके के सॉल्यूशन अपनाए हैं ताकि यहां पर ये जो प्रॉब्लम है इसको खत्म किया जा सके। कौन सा प्रॉब्लम? इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम। सभी लोगों को बराबर करने के लिए क्या किया गया? पहला तो लॉज बनाए गए, यानी कि कानून बनाए गए हमारे संविधान में ताकि ऐसी चीजें ना हो। और दूसरा क्या? दूसरा गवर्नमेंट प्रोग्राम। बहुत सारे सरकार ने प्रोग्राम चलाए, बहुत सारे स्कीम चलाई ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और इस तरीके की जो भेदभाव उसको खत्म किया जा सके। यानी कि अगर बात करें तो बहुत सारे कानून है भारत में जहां पर कानून इस तरीके से बनाए गए हैं कि अगर किसी के साथ आप अनइक्वली ट्रीट करते हैं, किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो आपको सजा हो जाएगी। तो यहां पर कानून क्या करती है? कानून एक तरीके से रोकती है आपको कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे स्कीम चलाती है, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेती है ताकि जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में उसको खत्म किया जा सके। जैसे स्कीम में बहुत सारे स्कीम हैं, जैसे कि जो लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, नीचे तबके के लोग हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, कुछ फंड्स दिए जाते हैं, और भी तरीके से एजुकेशन और जिस तरीके से हेल्प हो सके उनको हेल्प किया जाता है ताकि वो अपनी स्थिति को सुधार सके। एक एग्जाम्पल दिया गया है मिड डे मील स्कीम का, कि ये एक तरीके का स्कीम है जिसमें स्कूल के बच्चों को लंच जो है वो सरकार द्वारा दिया जाता है। यानी कि स्कूल शुरू हुआ, लंच का पीरियड आया, सरकार स्कूल में ही खाना बनेगा, बच्चों को दिया जाएगा और फिर बच्चे पूरा दिन पढ़कर शाम को घर वापस जाएंगे। तो ये चीज लाया इसलिए गया था क्योंकि देखा गया था कि जो बच्चे थे वो स्कूल में आते थे, लंच के समय में घर चले जाते थे खाना खाने और फिर वापस आते ही नहीं थे। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये सॉल्यूशन लाया गया था। अब ये सॉल्यूशन लाया गया था सबसे पहले आपको तमिलनाडु में, और ये 2001 में क्या हुआ कि 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी स्टेट गवर्नमेंट जो हैं इसको लागू करें, अपने राज्य में अपने स्कूल में लागू करें। और इससे क्या होगा? इससे स्कूल में बच्चों का आना बढ़ेगा, बच्चे ज्यादा संख्या में आएंगे। कई फायदे हैं, उसमें एक फायदा ये है।
और इसका असर भी हुआ। बहुत सारे बच्चे जो थे, बहुत सारे गरीब बच्चे जो पहले नहीं पढ़ते थे या फिर लंच के समय चले जाते थे, वो सिर्फ लंच की वजह से अब पूरे दिन स्कूल में रुकते थे। तो यानी बच्चे जो थे वो अब ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे, ज्यादा अब स्कूल आ रहे थे, ये चीज फायदा देखने को मिला। अब दूसरा फायदा ये हुआ कि जो बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे जो हैं वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नीची कास्ट के बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, जो अपर कास्ट के बच्चे हैं वो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो सभी बच्चे क्या हैं, एक साथ बैठकर खा रहे हैं, एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उनके बच्चों के मन में जो जातिवाद वाली भावना है कि भाई हम लोग बड़े हैं, हम लोग छोटे हैं, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये सारी भावनाएं खत्म हो रही हैं, क्योंकि सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। और कई बार इस चीज को ज्यादा इंकरेज करने के लिए दलित महिलाओं को रखा जाता था नौकरी पे खाना खिलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, ताकि लोगों के मन से ये जो शंकाएं हैं, ये जो भेदभाव हैं, ये सारी चीजें खत्म की जा सकें और लोग जो हैं उनको एक तरीके से जो भेदभाव वो भी खत्म हो, और साथ में जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन भी इंप्रूव हो, और साथ में जो बच्चे हैं जो कि गरीब परिवार से आते हैं उनका हेल्थ भी सुधारा जा सके। तो बहुत सारे फायदे इस स्कीम से हुए। तो यहां पर इस स्कीम का एग्जाम्पल आपको दिया गया कि भाई सरकार कैसे कोशिश करती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। अब यहां पर बात करें तो सरकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी के इक्वालिटी को बढ़ाने में, यानी कि सभी लोगों को बराबर ट्रीटमेंट मिले, बराबर अपॉर्चुनिटी मिले गवर्नमेंट जॉब में या फिर सभी जगहों पर पहुंचने के लिए। लेकिन ये चीजें जो की गई हैं सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, बल्कि इससे और भी ज्यादा करने की जरूरत है। अब एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो मिड डे मील प्रोग्राम था उसकी वजह से एनरोलमेंट, अटेंडेंस बढ़ा, उसके साथ ही और भी चीजें बढ़ी। लेकिन यहाँ पर बिग डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस हमें और भी देखने को मिलता है कि देखिए जो स्कूल हैं जहां पर अमीर बच्चे पहुंचते हैं और दूसरा तरीके का स्कूल है जहां पर गरीब बच्चे पहुंचते हैं, वहां पर आपको काफी अंतर देखने को मिलता है। और आज भी बात करें तो हमारे देश में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर जो दलित बच्चे हैं जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, उनके साथ आज भी भेदभाव होता है और अनइक्वली ट्रीटमेंट होता है। और ये जो बच्चे हैं इनको अनइक्वल सिचुएशन में फोर्स किया जाता है रहने के लिए, या फिर ट्रीटमेंट ऐसा किया जाता है ताकि उनको रिस्पेक्ट उतना नहीं दिया जाता है, उनका जो डिग्निटी है उसको ठेस पहुंचाया जाता है। समझ गए। अब यहां पर देखिए आप बोलिएगा कि यार ऐसा क्यों है, 70 साल हो चुके हैं आजादी को, इतना कानून सरकार ने बना दिया, फिर भी ये चीज सॉल्व नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका कारण है कि भाई देखिए यहां पर है कि जो लोगों का एटीट्यूड होता है, लोगों का जो बिहेवियर होता है, उसको आप एक दिन में नहीं बदल सकते हैं। वो स्लोली चेंज होता है, धीरे धीरे चेंज होता है। अभी लोगों को ये पता है कि भाई जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कानून के खिलाफ है, सजा भी हो सकती है, ये गलत चीज है, लेकिन क्योंकि लोगों का एटीट्यूड है ऐसा, हजारों साल से वो ऐसा करते आए हैं, तो ये चीज चेंज होने में काफी टाइम लगेगा, कुछ तो टाइम लगेगा। तो यहां पर यही चीज कहा गया है कि देखिए जो कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से जो आपका एक अनइक्वल ट्रीटमेंट है वो धीरे धीरे चेंज होगा। और जैसे जैसे लोग ये बिलीव करने लगेंगे कि कोई भी इंफीरियर नहीं है, कोई भी कमजोर नहीं है, सभी लोगों को बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बराबर डिग्निटी के साथ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो लोगों का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। और जो इक्वालिटी इस्टेब्लिशमेंट करना है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, वो लगातार स्ट्रगल है, यानी कि एक दिन में वो चेंज नहीं होता है, बल्कि उसके लिए काफी लंबे समय तक प्रयास करना होता है। इससे जुड़े हुए और भी जो चीजें हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में, तो आप बने रहिएगा। और भी चैप्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं, आप क्या कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, और वो क्या है, इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। यानी कि अब हम बात करते हैं दूसरे डेमोक्रेसीज के बारे में जहां पर इक्वालिटी का इशू है या फिर नहीं है। अब देखिए इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेसी है। अब उसी तरीके से वर्ल्ड में और भी डेमोक्रेसीज हैं। तो आपके मन में तो ये आता होगा या फिर ये सोचते होंगे कि यार विदेश में तो कितना अच्छा है, विदेश में इनइक्वालिटी नहीं है, विदेश में भेदभाव नहीं होता है, हमारा ही एक देश सबसे खराब है जहां पर इतना सारा भेदभाव है, झगड़ा है। क्या ऐसी बात है? नहीं। विदेश में भी अगर आप जाइएगा तो विदेश में भी आपको अमेरिका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, बहुत सारे देशों में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या फिर थी। समझ गए। तो यहां पर आगे हम बात करने वाले हैं दूसरे देशों के बारे में।
समझ गए। तो यही चीज लिखा गया है कि आप सोचते होंगे कि क्या इंडिया ही एक देश है जहां पर आपको इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है या फिर इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल चल रहा है। तो सच्चाई यह है कि दुनिया में और भी देश हैं जहां पर इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल चल रहा है, काफी की इशू है, काफी इंपॉर्टेंट इशू है। एग्जाम्पल के लिए यूएसए जो है, वहां पर जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे या फिर हैं जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, जो कि पहले आए थे कहां से, अफ्रीका से, और अमेरिका में आकर बस गए। अफ्रीका से उनको अमेरिका लाया गया था स्लेव के रूप में, गुलाम के रूप में, कि भाई गुलाम के रूप में लाया गया था। अब यहां पर उनको क्या किया गया कि भाई यहां पर उनको गुलाम के रूप में रखा गया। लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है, आज भी अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि वो उनका जो लाइफ है वो काफी अनइक्वल है, यानी उनके साथ काफी अनइक्वल ट्रीटमेंट आज भी होता है। और ये चीज आप अगर कहिए तो सोचिएगा कि क्या सच में अभी भी अनइक्वालिटी है? हाँ, अभी भी वहां पर आपको अनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। जैसा हमारे देश में कास्ट सिस्टम है, बिल्कुल उसी तरीके से वहां पर भी आपको अनइक्वालिटी देखने को मिलती है। और ये चीज को लेकर 1950s में बहुत ज्यादा आंदोलन भी हुआ था, और इक्वल राइट्स यानी बराबर अधिकार को लेकर आंदोलन हुए थे। इससे पहले क्या होता था, यानी 1950s 1960s से पहले क्या होता था कि यहां पर जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, कहां पर, अमेरिका में, उनके साथ काफी भेदभाव होता था और उनको कानून में ही इक्वालिटी का अधिकार नहीं दिया गया था। कानून के हिसाब से ही उनको यह दिया गया था कि भाई तुम लोग इक्वल नहीं हो, तुम लोग नीचे हो। एग्जाम्पल कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए बस से जा रहा है, जो ब्लैक हैं उनको या तो बस के पीछे वाली सीटों पर बैठना होता था, या फिर अगर कोई वाइट आ गया वहां पर तो उनको अपना सीट छोड़कर खड़े हो जाना पड़ता था। अब यहां पर आगे एक कहानी बताई गई है कि एक लेडी थी, रोजा पार्क उसका नाम था। वो अपने दिन भर काम से आ रही थी, वो काफी थकी हुई थी, और एक दिन क्या हुआ कि उसको यही सिचुएशन आया कि वो सीट पर बैठी हुई थी, एक आदमी आया जो कि वाइट था, उसको सीट छोड़ना था लेकिन उसने सीट छोड़ने से मना कर दिया। और ये इवेंट हुआ था 1 दिसंबर 1955 को। अब उस दिन उसके इस इवेंट की वजह से क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा एजिटेशन, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया अनइक्वल ट्रीटमेंट के लिए, कि भाई हमारे साथ जो अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है इसको खत्म किया जाए, और जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनको बराबर ट्रीटमेंट मिले, बराबर वैल्यू मिले। समझ गए? तो और यहां पर आगे चलकर ये जो पूरा आंदोलन हुआ, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया सिविल राइट्स मूवमेंट। क्या? सिविल राइट्स मूवमेंट। अब इसके बाद इन सभी आंदोलन को देखकर 1964 में एक कानून बनाया गया, सिविल राइट्स एक्ट। और यहां पर क्या किया गया, रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, नेशनल ओरिजिन के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको प्रोहिबिट कर दिया गया, यानी भेदभाव को खत्म कर दिया गया कि अब अमेरिका में भेदभाव नहीं होगा। कब की बात हो रही है? 1964 में। हमारा देश उससे भी पहले आजाद हुआ था 1947 में, और जब संविधान बना था तो हमारे देश में इक्वालिटी अमेरिका से पहले लागू कर दी गई थी। समझ गए? इसके साथ ही जो अमेरिका में ये कानून बनाया गया था, सिविल राइट्स एक्ट, इसमें यह भी कहा गया था कि अमेरिका के अब जितने भी स्कूल हैं वहां पर अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे पढ़ने पाएंगे। यानी पहले क्या होता था, पहले होता था कि जो नॉर्मल स्कूल होते थे उसमें अफ्रीकन अमेरिकन जो बच्चे थे, यानी जो ब्लैक बच्चे थे, जिनका स्किन कलर ब्लैक था, वो जाकर वहां पर नहीं पढ़ सकते थे। उनके लिए अलग स्कूल्स होते थे, अलग टॉयलेट होते थे, सभी चीजें अलग होती थी। तो यहां पर यह चीज कर दिया गया कि अब कोई भी बच्चा जो है, ब्लैक हो व्हाइट हो, वो सरकारी नॉर्मल स्कूल में ही जाएगा, उनके लिए अलग से नहीं होगा। और इसके साथ ही इन सभी चीजों के बावजूद भी आज अगर बात करें तो आज भी जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं अमेरिका में, वो पूरे देश में सबसे गरीब हैं। और ज्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे हैं वो सिर्फ वो स्कूल अटेंड करने पाते हैं जो कि सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, जिनमें काफी कम फैसिलिटीज होती हैं और काफी कमजोर या फिर काफी वीक टीचर्स होते हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं होते हैं। और वहीं जो वाइट बच्चे होते हैं, वाइट स्किन कलर वाले जो बच्चे होते हैं, वो या तो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं या फिर ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर जो गवर्नमेंट स्कूल है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो इसलिए आप अगर देखिए तो अमेरिका में भी भेदभाव है। और इसी तरीके का सिस्टम आपको कहां देखने को मिलेगा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में तो खत्म कर दिया गया है। साउथ अफ्रीका में जो सिस्टम था वो था अपार्थीड।
अपार्थीड सिस्टम था और ये अमेरिका से भी कड़ा था। वहां तो था कि व्हाइट एरिया में अगर कोई ब्लैक चला गया तो उसको गोली मार दी जाती थी, इतना कड़ा सिस्टम था। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। तो दूसरे देशों में भी भेदभाव रहा है, दूसरे देशों में भी भेदभाव मौजूद रहा है और उसको एक तरीके से सभी देशों ने टैकल किया है या फिर उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने देशों में। और वही चीज आपको भारत में भी हो रही कि भारत की सरकार और संविधान भी इन चीजों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक कौन सा है? चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के सामने क्या चैलेंज है। तो यहां पर सिंपली कहा जा रहा है, शॉर्ट में निपटाता हूं मैं, कि भाई किसी भी कंट्री को हम कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। कई बार जो लोग होते हैं या समाज होता है वो डेमोक्रेसी का मतलब हमेशा चेंज करते रहता है या फिर उसमें सुधार करने की कोशिश करते रहता है। और यहां पर सबसे उसके बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या आता है? सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट करना और सभी लोगों की डिग्निटी बनाए रखना या फिर उसका सम्मान करना। उसका रीजन ये है कि भाई हमारा जो लाइफ है उसमें डिग्निटी या फिर इक्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हम कुछ भी कर लें, अगर हमको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, हमारा आत्मसम्मान नहीं बचा हुआ है, तो और भी जो चीजें होती हैं वो उतना ज्यादा वैल्यू नहीं रखती या फिर उतना ज्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। समझ गए? तो इसलिए जो इक्वालिटी है, सभी लोगों का डिग्निटी है, उसको हमेशा बनाए रखना चाहिए, उसके ऊपर कभी भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहिए। तो यहां पर ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।